देखिए आपका ये 5वां सीरीज है ज्योग्राफी वाला। 4 सीरीज हम लोग पहले कर चुके हैं। आज के भी सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, जो जो क्वेश्चन है इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। तो सूर्य की जो सूर्य है इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। पहली बात तो ये सूर्य जो है ये किस अवस्था में है, तो प्लाज्मा में। ठीक है, किस अवस्था में है, तो प्लाज्मा। अब आपने कहा सर ये प्लाज्मा अवस्था क्या है, तो जैसे जो अवस्थाएं हैं, एक अवस्था ठोस है, दूसरा द्रव अवस्था है और तीसरा अवस्था कौन सा है, तो गैस है। ठीक है, मैंने कहा सॉलिड क्या है, तो आपने कहा जिसमें जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो वेरी अटैच्ड पास पास होते हैं, दे आर सॉलिड फॉर्म। थोड़ा लूजली दूर दूर होते हैं तो दे आर लिक्विड फॉर्म, और वेरी लूजली यानी कि बहुत दूर दूर होते हैं तो दे आर गैसेस फॉर्म। लेकिन आपने कहा सर प्लाज्मा क्या, तो मैंने कहा प्लाज्मा का मतलब जो अणु हैं वो जो जैसे तीनों पदार्थ हैं ये सब किससे मिलके बने, अणु से, और अणु किससे मिलके बना, परमाणु से। अणु किससे मिलके बना, तो परमाणु। ठीक है ना। अब आपने कहा सर परमाणु किससे मिलके बना, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ गया। तो जब कोई पदार्थ किसकी अवस्था में आ जाए, आयंस की अवस्था में आ जाए, तो उसे पदार्थ की चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा कहा जाता है। तो हमारा सूर्य किस अवस्था में है, प्लाज्मा की अवस्था में है। दूसरी बात यह है कि सूर्य में क्या है, तो मैंने आपको बताया कि सूर्य में जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा ईंधन है हाइड्रोजन। 71% हाइड्रोजन है, 29% क्या है, हीलियम। नाभिकीय संलयन की क्रिया चल रही है। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि परिधि का तापमान जो सरफेस है इसका तापमान लगभग 5700 डिग्री सेल्सियस है। और आपको मैं बता दूं कि सूरज का जो, या 6000 डिग्री केल्विन कह सकते हो, ये सूर्य का जो सरफेस है इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश मंडल, है ना। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल, या इसी को इंग्लिश में आप फोटोस्फीयर कहते हो। इसी प्रकाश मंडल से या तो तरंग के रूप में, तरंग कौन सी आए, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, या कण के रूप में, तो कण क्या, फोटॉन, तो या तो वो फोटॉन के रूप में, या कौन सा, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, इलेक्ट्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक ना। न्यूटन ने प्रकाश को 2 प्रकार की तरंग के रूप में विभाजित किया। ये तरंगें चारों तरफ प्रसारित होती, और आप जानते हो कि सूर्य का जो प्रकाश है, हम सूर्य से कितनी दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर। तो अगर हम 15 करोड़ में प्रकाश की चाल कितना है, 3 लाख, है ना। 15 करोड़ में अगर हम 3 लाख का भाग दे देंगे तो लगभग 500 सेकंड आ जाएगा। कितना, तो 500 सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज का प्रकाश हम तक पहुंचता है। तो सूरज का जो पहली परत हो गई, ये तो क्या हो गया, प्रकाश मंडल। सूर्य की जो दूसरी परत है इसे कहते हैं वर्णामंडल, यानी कि सूरज का जो वायुमंडल है इसे क्या कहेंगे, वर्णामंडल कहेंगे। समझ में आया बात कि नहीं, वर्णामंडल, क्रोमोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। तीसरी जो परत है इसे कहते हैं कोरोना। 3 लेयर है, तो सबसे बाहरी परत क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। तो इसी के नाम पर कोरोना नामक बीमारी का नाम रखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन तो आपका यहाँ से सॉल्व हो गया। तो सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, तो क्रीड कहते हैं इंग्लिश में, कोरोना हिंदी में हो जाए, है ना। वर्णामंडल, प्रकाश मंडल सबसे अंदर वाली परत है। वर्णामंडल वायुमंडल है, स्थल मंडल तो उसमें है ही नहीं। अब थोड़ा और मैं आपको बता दूं कि सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है लगभग 26 दिन में। ध्यान देना आप, सूर्य भी अपनी धुरी पर पृथ्वी की तरफ, सूर्य का जो रोटेशन टाइम है वो 26 डेज है। और जो सूर्य का रेवोल्यूशन टाइम है, तो आपने कहा रेवोल्यूशन किसके चारों तरफ, तो मैंने कहा कि अपनी आकाश गंगा में चक्कर लगाता है। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। क्या नाम है हमारी मंदाकिनी में लगभग तारे कितने हैं, तो 10 की घात 11, उसमें से एक तारा सूर्य है। तो हमारी मंदाकिनी में जो सूर्य है वो चक्कर लगाता है लगभग 25 करोड़ वर्ष में। समझ में आया आपको कि नहीं। हमारी मंदाकिनी जैसी ब्रह्मांड में लगभग 10 की घात 10 मंदाकिनियां हैं। ध्यान देना आप, पूरे यूनिवर्स में मंदाकिनियां कितना है, 10 की घात 10, उसमें से एक मंदाकिनी हमारी है, उसका नाम हम लोगों ने रख दिया क्या, सॉरी, ब्रह्मांड में मंदाकिनी तो हमने नाम रखा, गैलेक्सी कहते हैं उसको।
अब ऑल ओवर गैलेक्सियाँ कितना है 10⁻10। उसमें से एक गैलेक्सी हमारी है जिसका नाम हमने मंदाकिनी रख दिया। उसका जो भाग हम रात्रि में देख पाते हैं यानी कि 1/3, उसे ही मिल्की वे कहा जाता है। मतलब पूरी मंदाकिनी मिल्की वे नहीं है, केवल वही भाग जो हम रात में देख पाते हैं उसी को दुग्ध मेखला ऐरावत पथ के रूप में जानेंगे, बाकी पूरा नहीं जानेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान देना कि जैसे सूरज का ये मैंने बताया ये प्रकाश मंडल है, सबसे आंतरिक जो परत है। अब इस परत में सन स्पॉट है, सौर्य कलंक कह सकते हो आप लोग, ठीक है, सौर्य कलंक। तो जो सन स्पॉट हैं वो लगभग 11 वर्ष में दिखाई देते हैं। तो सन स्पॉट जिस भाग में होता है वहाँ का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो कभी पूछा जाए कि सौर्य कलंक किस भाग में है, तो प्रकाश मंडल में। किस में है? प्रकाश मंडल में है। लेकिन वही जो आपका सूरज का वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कभी कभी सन फ्लैम दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सन फ्लैम। अब जैसे आजकल आप लोग जान रहे हो कि तापमान बहुत है, 50 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है मामला। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो अब स्थितियां ये है कि तापमान ज़्यादा होने से कई पेपर वाले तक इस बात को निकाल दिए कि सूर्य अपना सन फ्लैम का रूप दिखा रहा है। सूर्य तो है ही नहीं सॉलिड लिक्विड गैसेस, सूर्य तो अपने अवस्था में है ही नहीं। वो तो अवस्था में किसका है? विद्युत की अवस्था में। तो अब भगवान ने व्यवस्था बनाया था कि सूर्य जब सन फ्लैम दिखाएगा, अभी नहीं बताते, नहीं तो ये क्वेश्चन है वो तुम्हारा जान जाओगे तुम क्वेश्चन का, अभी आगे बताएंगे इस बात को, ठीक है। चलो कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति गैलीलियम उपग्रह नहीं है? देखो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह आप जानते हो कौन सा है? गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी क्या है? गैनीमेड। यूरोपा भी बृहस्पति का है और कैलिस्टो। अगर तुम लोग को तीनों भी पता नहीं है तो डीमोस और फोबोस, ये 2 उपग्रह किसके हैं भाई? बुध सबसे पास में है, मरकरी कोई उपग्रह नहीं, शुक्र वीनस कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा। बुध के डीमोस और फोबोस तो ये बात समझ में। बाकी तो अलग बात हो गया, बृहस्पति शनि और अरुण और वरुण, ठीक है ना। तो यहाँ ये बात अलग हो गया। तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर सही ये हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा चलते हैं, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किस ग्रह के बीच चक्कर लगाते हैं? बताओ। क्षुद्र ग्रह नाम सुना है आप लोगों ने? एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह, ठीक ना। अब क्षुद्र ग्रह की बात करें बेटा तो पहली बात तो ये हमारा सूर्य, ठीक है ना। अब सूर्य में अगर देखा जाए तो वो ये सूरज, ठीक है ना। अब इसके सबसे पास जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध। सबसे पास में कौन सा? बुध। इसके बाद शुक्र वीनस, के बाद पृथ्वी, के बाद मंगल। समझ में आया बात कि नहीं? इसके बाद बृहस्पति, ठीक ना। और इसके बाद शनि सैटर्न, और इसके बाद अरुण यूरेनस, और इसके बाद वरुण, है ना। क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वरुण, ठीक ना। ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह है। सबसे पास में कौन सा है? बुध। सबसे पास कौन सा है? बुध है। कभी भूल भी जाओ तो इतना सोच लेना, ये तो कम से कम याद रहेगा ना कि बुध सबसे पास में है कि नहीं, रहेगा कि नहीं रहेगा? इतना तो याद रखोगे कि बुध सबसे पास है ना। अब बुध के बाद में एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज ले लो आप। बुध को एक दिन छोड़ के क्या आता है? शुक्र। बुध से एक दिन बाद कौन सा दिन आता है? शुक्र से एक दिन छोड़ के क्या आता है? रविवार। तो रविवार को पृथ्वी पर छुट्टी रहती है तो बड़े लोग खुश रहते हैं। तो रविवार को किसके रूप में मान लो आप? पृथ्वी के रूप में मान लेते हैं ना। अब रविवार को एक दिन छोड़ के क्या हो जाएगा? मंगल को एक दिन छोड़ के, और बृहस्पति को एक दिन छोड़ के, और शनि के बाद में बचे कौन? अरुण और वरुण। समझ में आया बात कि नहीं आया? ठीक है ना। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? वैसे आता है आप लोग को शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। समझ में आया? कितने ग्रह हैं कुल? 8। 4 ग्रह निकटवर्ती और 4 ग्रह सुदूरवर्ती।
दोनों के बीच में जो चीज है इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? समझ में आया बात? अगर बृहस्पति ना होता तो हम लोग होते ही नहीं, पहली बात तो ऐसा समझ में आ गया। जो भी आकाशीय पिंड आएंगे बृहस्पति बड़े होने के नाते उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और यहाँ पर 40,000 एस्ट्रॉयड हैं किसके बीच में? इसके बीच में मंगल और बृहस्पति। समझ में आया बात कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? मंगल और बृहस्पति। ठीक ना? समझ में आया बात कि नहीं है? अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको और समझाऊं थोड़ा? बोलो, थोड़ा और बताऊं कि अगले पे चले? हैं, बता दो? अच्छा ठीक। बेटा बुध जो है ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन। ठीक ना? समझे बात? चलो काला ही पहन ले। बुध का समय कितना? 88। अपनी धुरी पर घूमेगा 59 दिन में एंटी क्लॉक। शुक्र क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ में आया बात? 225 दिन में एक चक्कर लगाएगा। अपनी धुरी पर घूमेगा 243 दिन में। मतलब शुक्र ग्रह पर, जैसे हम लोग यहाँ पर पृथ्वी पर सुबह किस दिशा में होती है? सुबह किस दिशा में होती है? सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से। शुक्र में पश्चिम से निकलता है। कहाँ से? दूसरी बात, पृथ्वी जब ऐसे घूमती है तो एक चक्कर लगाने का मतलब एक दिन। रोटेशन करेगी तो दिन और रात, रेवोल्यूशन करेगी तो पूरा वर्ष। तो यहाँ जो शुक्र का रोटेशन टाइम है 243 दिन और रेवोल्यूशन टाइम है 201 वर्ष। एक दिन एक वर्ष से बड़ा। क्या? शुक्र का एक दिन एक वर्ष से बड़ा। दूसरी बात, ये सबसे पास है 6,05,8। ये लगभग 11 करोड़ है, लेकिन गर्म ये है, ये नहीं है। ये सबसे अधिक तापांतर तो है। यहाँ का दिन का तापमान लगभग 400, किसका? बुध का। रात्रि का -200। सबसे अधिक तापांतर किसका है? बुध का। समझ में आ गया नहीं आ गया? सॉरी, तापांतर मतलब टेम्परेचर गैप। लेकिन सबसे अधिक गर्म कौन सा है? शुक्र। समझ में आ गया नहीं आया? शुक्र पर ज्वालामुखी मतलब 95% CO2 के भंडार है, ध्यान देना आप। तो यहाँ पर गर्म है, सबसे गर्म, हॉटेस्ट प्लेनेट। समझ में आया? और यहाँ ज्वालामुखी बहुत होते हैं उद्गार। तो उसके वायुमंडल में सल्फर गैस मौजूद है, उसी वही चमकती है, इसलिए इसको सुंदरता का ग्रह क्या कहा जाता है? सुंदरता का ग्रह। ये बात समझ में गया? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, बहुत से नाम उसके उपनाम है। किसके? शुक्र। ये बात समझ में आप करिए। यहाँ शुक्र के बाद में पृथ्वी आप जानते हो कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। कैसा? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता है ना, और प्रकीर्णन के कारण जल कैसा दिखाई देता है? नीला। तो वह ना ब्लू प्लेनेट है। अपनी दूरी पर 24 घंटे में घूमेगी और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना? 365। समझ में आया बात नहीं? इसी प्रकार से शुक्र जो है ना, अगर 687 दिन में चक्कर लगाएगा, अपनी दूरी पर 24.5 घंटे में घूम जाएगा। क्लियर बात? समझ में आया बात नहीं? ये तो हो गई दिन वाली बात। अब बृहस्पति भी एंटी क्लॉक भागेगा। और सोचो, ये 12 वर्ष में तो सूरज का चक्कर लगाएगा, लेकिन सबसे बड़ा होने के नाते भी लगभग 10 घंटे, कितना? 9.8 आवर में अपने स्थान पर घूम जाता है। सबसे तेज गति से घूमने वाला कौन सा है? बृहस्पति। समझ में आया बात नहीं? बृहस्पति के बाद में शनि है, सैटर्न, बलय कहा जाता है। ABCDEFGH ऐसे 7 बलय हैं। समझ में आया बात का नहीं है? शनि, सैटर्न, ये चक्कर लगाएगा कैसा? 29 वर्ष है, 30 वर्ष मान लो। कितने वर्ष में? 30 वर्ष। समझ में आया? अपनी दूरी पर लगभग 10.5 घंटे में घूमेगा शनि। अरुण भी शुक्र जैसा ही है। जैसे शुक्र चक्कर लगाता है वैसे अरुण हरा ग्रह कहा जाता है। लेट गया, लेटा। जैसे पृथ्वी अब झुकी है ना, कितना? पृथ्वी यहाँ से कोण कितना बनाएगी? 23.5 है ना, आधार से 66।
इसी प्रकार से ये तो बिल्कुल झुक गया, लेट गया, 60.5 डिग्री का एंगल है, मतलब अपने लंब से 82.5 डिग्री झुका है। कौन? अरुण। मतलब पृथ्वी ऐसे घूमती है तो अरुण बिल्कुल ऐसे घूम रहा है। लोग हरा ग्रह अरुण, यूरेनस। समझ में आया बात? नहीं आया? और इसके बाद में वरुण सबसे दूर का है, 65 वर्ष में चक्कर लगाएगा, है ना। और इसके बाद सबसे दूर का क्या है? 65 नहीं होगा, 184 होगा शायद, ठीक है, देख लो। और ये कितना हो जाएगा आपका? ये भी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा, लगभग 165 वर्ष में ये चक्कर लगा। सबसे दूर का क्या है? इससे भी दूर था, कौन सा? अब सोचो कि वरुण कितना दूर है, पृथ्वी कितनी दूर है सूरज से? कितना? 15 करोड़। पृथ्वी कितना? हाँ। और सबसे दूर वाला ग्रह कितना? सबसे दूर वाला ग्रह है कौन सा? वरुण। 15 कितना? 45। एक जीरो चढ़ाओ। पृथ्वी 15 करोड़, वरुण कितना? 450 करोड़ किलोमीटर दूर। किससे? सूर्य से। नवाग्रह था कौन सा? यम, प्लूटो। लेकिन 2006 में उसको ग्रह की संज्ञा से निरस्त कर दिया गया था। ग्रह तो है ही, लेकिन यह है कि अब तुम ग्रह कक्षा काटता था। ठीक है, अब तो बहुत लंबा चर्चा हो गई। अब इसी पे आप बेटा इसको सेट कर सकते हो, इसका 0 उपग्रह, इसका 0 उपग्रह, इसका 1, इसका 2, मतलब ये फिगर बना के। अब जैसे मान लो तुमने कहा कि सर सूरज से तो दूरी बता दिया, तो पृथ्वी से सबसे पास कौन सा है? दूसरा नंबर, तीसरा, बाकी सब लाइन लगा के। समझ में आया बात? का नहीं आया? सबसे पास शुक्र, दूसरा, तीसरा बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आगे आ जाओ, नहीं तो इसी में फंसे रहोगे। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं, उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? तारों की आंतरिक चमक, सुमेरी ज्योति, सक्रिय गैलेक्सी, नाभिक, उल्का वर्षा। बोलो, कौन बताएगा? देखो अभी हमने आपको बताया, सुनो, अभी आपको बताया था कि सूरज है। देखो अब वहां पे जो जरूरत पड़ गई, सूरज का दूसरा क्षेत्र क्या कहलाया था? वर्णामंडल। क्या कहलाया था? वर्णा वर्णामंडल में सौरी ज्वाला देखी जाती है, सन फ्लैम। तो जब ये सन फ्लैम आएगा बेटा, तो यहाँ पर जैसे सबसे नीचे जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है, जानते हो तुम लोग, ट्रोपोस्फियर है। दूसरा मंडल कौन सा? समताप, स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा मध्य, मेजोस्फियर। और चौथा आयन मंडल। बस यही जरूरत थी, किसकी? आयन मंडल। तो आयन मंडल में वैसे तो यहाँ पर DEFG पढ़ते हैं, जो कि पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगों को वापस करती। लेकिन जब ये सन फ्लैम मारेगा तो इसमें आयन मंडल में ध्रुवों के पास में उत्तरी प्रकाशीय ज्योति और दक्षिणी प्रकाशीय ज्योति। समझ में आया बात? नहीं, उत्तर की तरफ चमक आएगी तो उसे क्या कहते हैं? उत्तरी प्रकाशीय। इंग्लिश में कहते हैं अरोरा बोरियालिस। उसी को नाम दिया सुमेरु। क्या नाम दिया? सुमेरु ज्योति। और दक्षिण में कौन सा? दक्षिणी प्रकाशीय ज्योति। मतलब भगवान ने कहा कि करंट तुमको लग नहीं सकता है, नहीं तो अगर एक आयन मंडल नहीं होता तो हम लोग तो होते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं चलता है। समझ में आया बात? नहीं आया? 220 है और 11,000 है ना, 25,000 एक झटके में कहा हो जाता, क्योंकि गुड कंडक्टर है हम लोग। समझ में आया? तो यहाँ पर मध्य मंडल में ये सुमेरुआ स्थित है, और ये जो है ना, क्योंकि ध्रुवों पर ये दिखाई देती, मैंने आपको बताया। जैसे जब भी कोई भी जगह फ्लैक्चुएशन आएगा तो ये ध्रुवों पर ही स्पायरिंग करेगा, जाके जो चमक उत्पन्न करेगा वो कहाँ पर? और आप जानते हो कि अलास्का किसके पास में? ध्रुव के पास। अलास्का का नाम सुने हो? क्या है अलास्का? बताओ, अलास्का क्या है? देश? अलास्का देश है? क्या है? है? अमेरिका का 49वां राज्य।
अमेरिका का 49वां राज्य क्या है? अमेरिका की मुख्य भूमि में 48 राज्य हैं, ध्यान देना, ये अमेरिका है, इसकी मुख्य भूमि में कितना राज्य हैं? इसके बाद ऊपर है कनाडा, कनाडा, लेकिन ये अलास्का था सोवियत रूस का, तो अमेरिका ने खरीद लिया था। तो 48 राज्य यहाँ हैं, 49वां राज्य क्या है? तो 50वां हवाई द्वीप, जो कि प्रशांत महासागर के मध्य में है। क्लियर बात, समझ में आया बात कि नहीं आया? अमेरिका का क्या है? तो अलास्का में या उत्तरी रूस में वो सुमेरु ज्योतियां को देखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। पृथ्वी का भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण के स्थान को कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किन शब्द का प्रयोग किया गया? बोलो। अक्षांश, ध्रुव, गोलार्ध, देशांतर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोलो उसको फिर से पढ़ लो एक बार। पृथ्वी की क्या भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? अक्षांश, देशांतर, क्या होगा? है तो सही अक्षांश, है ना? अक्षांश सही। क्या अक्षांश कहते किसे हैं? बोलो, पहले आंसर दे दें। अक्षांश किसे कहते हैं? ऑफिस में ग्लोब रखा होगा, ले आओ। अक्षांश किसे कहते हैं? कितना अक्षांश होते बोलो? हाउ मैनी लैटिट्यूड? कितना? हाँ, अक्षांश देखो, समझो, देखो बेटा, ये पृथ्वी तुम लोग जानते हो, इसके बीच में जो रेखा है हम लोगों ने नाम क्या दिया? भूमध्य रेखा। दिया कि नहीं दिया? क्यों दिया नाम? क्योंकि भूमध्य भूमि के मध्य में है, भूमि के मध्य में है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा? कौन सा अक्षांश है? 0 डिग्री। समझ में आया बात करें? तो यहाँ पर आपने लगाया प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर मतलब चांदा, चांदा लगाने से यहाँ बनाया 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, और तो भूमध्य रेखा से डाली गई कोणीय दूरियां क्या कहलाती हैं? नहीं समझ में आया? अभी कहो कि नहीं आया? ये क्या है? नॉर्थ पोल्स है, ये पृथ्वी के अक्ष हैं। क्या है? अक्ष। और ये अक्ष का अंश है, तो अक्ष का अंश बराबर, अब तो आ गया ना। तो उत्तर में कितने अक्षांश? 90, 90 नॉर्थ। और दक्षिण में कितने अक्षांश? 90 साउथ। समझ में आ गया? और एक 0 वाला, तो कुल मिला के कितना हो गई? 181 अक्षांश। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आ गया बस, समझ में नहीं आया? अक्षांश ध्यान देना कंप्लीट सर्कल है। अब देखो, सुनो, अब है 90 डिग्री, हमने रेखा और बिंदु का कभी नाम ही नहीं लिया, अभी तो हमने अक्षांश बताया। समझ में आया बात कि नहीं है? अभी तो हमने कहा कि हाउ मैनी लैटिट्यूड, तो 181। समझ में आ गया? लेकिन हमने आपको बताया कि अक्ष ये क्या है? अक्षांश क्या है? वृत्त। क्या है? वृत्त। जैसे ए है तुम्हारा ग्लोब, दिख रहा ना? अब बहुत से बच्चे इसको ऐसे रख लेते हैं, जो कि गलत है। ऐसे राइट में झुकाना, पृथ्वी ऐसे झुकी है। अब जो बीच में तुमको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 डिग्री अक्षांश। एक सबसे बड़ा सर्किल है, ग्रेट सर्किल। अगर तुम इस पे एक चक्कर लगाओ, दौड़ लगाओ, तो पूरे को चलने में 40,076 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितना? समझ में आया कुछ के नहीं आया? तो पृथ्वी 24 घंटे में 40,076 घूम जाती है। समझ में आया कुछ के नहीं आया? एक घंटे में कितना? बोलो। 1610 किलोमीटर।
निकाल लेना, समझे। तो देखो ये अक्षांश सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, 0 डिग्री। अक्षांश वृत्त का नाम लो, अभी अक्षांश नहीं, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, ग्रेट सर्किल। पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा, 0 डिग्री। इसके उत्तर में जाएंगे तो 1 डिग्री उत्तर, 1 डिग्री दक्षिण, दोनों समान। 2 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, ऐसे 20 डिग्री। 23.5 वाले को हम लोगों ने कह दिया कर्क रेखा। 23.5 जो है नॉर्थ लैटिट्यूड को हम लोगों ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा। वही 23.5 डिग्री दक्षिण वाले को मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बात समझ में गया। तो ऐसे चलते 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 हम लोग पहुंचे यहाँ तक, कितना था, 90। तो 90 अक्षांश तो है लेकिन वृत्त नहीं है। 90 अक्षांश वृत्त के रूप में नहीं, बिंदु के रूप में है। क्या है, समझ में आ गया। या तो अब जैसे पृथ्वी है, ग्लोब है, तो तुमने कहा सर वृत्त है, और एक क्या है, फिगर है, तो तुम इसको लाइन के रूप में लिख सकते हो। अगर फिगर है तो लाइन, और ग्लोब है तो सर्किल। तो अगर एक फिगर है, तुमने कहा हाउ मैनी लैटिट्यूड, तो तुमने कहा कि 181, लेकिन हाउ मैनी लैटिट्यूड सर्किल, तो कितना हो जाएगा, समझ में आ गया, क्योंकि 1 डिग्री उत्तर का कम हो जाएगा, 1 डिग्री दक्षिण का कम। ये कंप्लीट सर्किल है, कौन सा, अक्षांश। अक्षांश का मतलब क्या, अक्ष का अंश, ठीक है ना। देशांतर बताओ, चलो बाद में बताएंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा तुम लोग, ठीक है ना। समझ में आया बात नहीं, एक अक्षांश, दूसरा क्या, देशांतर, ठीक है। देशांतर का मतलब क्या है, देखो हमारे पास भी एक छोटी पृथ्वी है, देख रहे हो, घुमा के दिखा दे तुमको, ये तो बहुत तेज घूमते, 16 से 10 में घुमा देंगे, समझ में आया बात के नहीं है। अक्षांश, और इसके बाद कभी कभी किसी किसी क्लास में रहती नहीं है तो इसी से पढ़ा देते हैं, समझ आ गया नहीं आ गया। आगे बढ़ो। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की 2 परतों के बीच पाई जाती। एक टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ, है ना। ऊपर यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट है मैन, क्या क्या कहते हैं ऊपर वाले को, एक तो हो गया कोर, दूसरा हो गया मैंटल, है ना, और एक है भूपर पट्टी, इंग्लिश में क्रस्ट ही कहते, सही बोल रहे, ठीक ना। तो ये आपका 0 से लेके जाएंगे तो 100 किलोमीटर लगभग, 2900 किलोमीटर, और 6371 पर पृथ्वी का ध्रुव है, सॉरी केंद्र, पृथ्वी का केंद्र कितना, 6371। समझ में आया बात कि नहीं आया। तो यहाँ से जब अंदर जाएंगे, अंदर जाने का मतलब कुआं खोद के जाएंगे, जैसे पृथ्वी में आप सोचो, जैसे यहाँ से तुम यहाँ रह रहे हो, भारत ये है तुम्हारा, देखो ये हमारा भी है, ऐसा नहीं। तो यहाँ आप रहते हैं, अंदर जाना तो कुआं खोदोगे ना, कितना खोद सकते हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4 किलोमीटर तक अभी कुएं खोदे हैं बस। पेट्रोलियम के कुएं मैक्सिमम कितना, 4 किलोमीटर तक के हैं, ध्यान देना आप। तो जब कुआं खोदोगे 4 के बाद खुदा नहीं, अब आपने कहा कि 4 के बाद सर खुदा नहीं, तो फिर आपको अंदर की जानकारी कैसे पता है। तो ये भूगोल पढ़ा रहे हम, एक और सब्जेक्ट होता है इसका नाम है भूगर्भ शास्त्र, समझ में क्या, जियोमॉर्फोलॉजी। तो भूगर्भ शास्त्र में ये आंतरिक संरचना, लेकिन फिर भी तुमको ये दिमाग में आता है कि पृथ्वी के ऊपर पर्वत पठार मैदान झील है, काहे कैसे बना होगा। तो बेटा होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर जैसे भूकंपीय तरंगें आती हैं, पी, एस और एल, पी तरंग, एस तरंग, है ना, समझ में आया बात, अंदर से आएंगी। तो जब अंदर से आएंगी तो पूरी पृथ्वी से होके आती हैं। अगर इन तरंगों को तुम अच्छे से रीड कर पा रहे हो तो पृथ्वी के अंदर की जानकारी पता चल जाए, समझ में आया बात नहीं है। तो हमें जानकारी किससे प्राप्त होती, पृथ्वी की भूकंपीय तरंगें, किसके द्वारा, पी और एस के द्वारा, समझ में आया बात। अब देखो यहाँ पे एक बात और समझ लो, जैसे सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है बताओ, सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा, कैसी ज्योग्राफी पढ़ी है तुमने, इसको तो क्वेश्चन नहीं बना, हमसे नहीं पढ़ा होगा,
बातें है, कम से कम इतना तो बेस क्लियर होना चाहिए। पृथ्वी का सबसे भारी ग्रह, जितने पापी हैं हम लोग जैसे, तो यही भारी, सबसे भारी 8 ग्रहों में कौन, यही सबसे बड़ा पाप भार धरती का। समझ में आ गया नहीं? अब तुमने कहा था तौलें क्या, देखो हम तराजू लाते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बेटा एक पार्ट निकालो और इसको जब वजन करोगे तो 5.5 ग्राम का है। कितना है समझ में आ गया? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर पृथ्वी का घनत्व। क्लियर? कुछ हुआ कि नहीं हुआ? सबसे हल्का शनि 0.7 पानी में तैर जाए। समझ में आ गया नहीं आ गया? सबसे भारी कौन, पृथ्वी। ठीक है, तो घनत्व, औसत घनत्व है एवरेज। अब औसत घनत्व है तो ऊपर वाला घनत्व तो 2.4 ही है, मेंटल का 4.7 है और यहाँ का है 11। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब एक ऐसी सीमा रेखा जिसके बीच में घनत्व बढ़ जाता है, इसको खोजा था मोहो ने। क्या नाम था? इसे कहते हैं मोहो असंबद्धता, इंग्लिश में कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। तो मोह असंबद्धता किसके बीच में? भूपर्पटी और इसके बीच, मेंटल के बीच। दूसरी है गुटेनबर्ग असंबद्धता। कौन सा? गुटेनबर्ग। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी किसके बीच में? बस क्वेश्चन तुमको मिल गया। समझ में आ गया नहीं आया? कौन सा? मेंटल कोड है कहीं? ठीक, हाँ मेंटल। इनको दोनों को याद रखना। कौन सा? पहला मोह ने खोजा था तो मोह, दूसरा किसने? अब ऐसा नहीं है, इसका भी है। इसकी ऊपरी परत निचली परत में कोनाइड, इसमें लेहमैन, इसमें रेप्टी। लेकिन इतना ही जानो और चक्कर में मत पड़ो, तो आईएएस बन जाओगे, आफत हो जाएगी। कहाँ गए हमारे क्वेश्चन यार? यही था ना इसके पहले। 7वां क्वेश्चन है। हाँ चलो अब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। फ्रांस का नाम सुना तुम लोगों ने? फ्रांस कहाँ, किस कॉन्टिनेंट में है? फ्रांस भाई साहब किस महाद्वीप में है बंधुवर? यूरोप में। पूरी पृथ्वी में कितने महाद्वीप? 7। कितने हैं? सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। जैसे देखो ऐसे डिब्बे बनाना सीख लो, 1 2 और यहाँ पर एक ऐसे डिब्बा बनाओ ऐसे, और एक यहाँ बना दो, ठीक है ना, और एक इधर और एक इधर। समझ में आया बस? यहाँ पे एशिया सबसे बड़ा है, के बाद अफ्रीका, के बाद नॉर्थ अमेरिका, ए साउथ अमेरिका, ए अंटार्कटिका, ए ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। समझ में आया? तो सबसे लंबा बड़ा कौन सा है? 1 2 3 4 5 7, और ये क्या बचा? 6। समझ में आया बच्चे? ठीक है। अब तुम लोग को तो वास्तव में इन सब के, अब भूगोल जब हम पढ़ाते हैं तो सबके देश भी रटा देते हैं। जैसे एशिया में 48 देश हैं, तो एशिया के भी पार्ट हैं, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, है ना। तो उसको पढ़ना पड़ेगा। अब तुम लोग क्या है ना कि अब तुम्हारा सिस्टम ये है कि बिना पढ़े टेस्ट सीरीज वाली बात। अब वो तो इतना देख लो उतना ही ठीक है, स्वतंत्र विद्या है। बाकी जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आता। ये बात समझ में, ऐसे वैसे क्वेश्चन तो है नहीं, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। और सीजीएल के जो क्वेश्चन है, एसएससी के क्वेश्चन है, उनको समझने में हटिया खड़ी हो जाती है। समझ में आया बात कि नहीं है? ये आपका यूरोप का क्षेत्रीय भूगोल जब पढ़ोगे तो उसमें यूरोप के पर्वत बताए, आल्पस कहाँ पर है, अपनाइंस कहाँ पर है, जूरा कहाँ पर है, पेरिनीज कौन सा है, टारस कहाँ है। समझ में आया बात कि नहीं है? अब देश तो तुम जानते नहीं हो तो पर्वत कैसे जानो? बड़ा मुश्किल वाली बात। लेकिन चलो फिर भी हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं, बाकी तुम अपना काम करो। तो कौन सा पर्वत है? पेरिनीज पर। बस रट लो तुम, कहानी खत्म, बाकी कुछ नहीं कर सकते। इटली का नाम सुना? इटली का नाम सुने हो? अरे बोला करो कम से कम। इटली का नाम सुना है ना? तो कहाँ पे है? यूरोप। इटली की राजधानी रोम। पहले इटली का नाम था रोम, रोमन साम्राज्य।
दिल्ली का नाम पहले क्या था? रोम। वेनिस, जनेवा। समझ में आया बात का नहीं है? रोमन पूरा एम्पायर है, बाद में नाम रख दिया इटली, राजधानी रोम कर दिया। जैसे बम्बई राज्य था पहले, स्वतंत्रता के बाद राज्य कौन सा था? बम्बई, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों थे। 1960 में मराठी भाषी को महाराष्ट्र बनाया और गुजराती को राजधानी गांधीनगर बम्बई। अब तुम किसी से कहो, अगर पढ़ी नहीं हो तो कोई कहे कि बम्बई राज्य था, तुम कहोगे राज्य नहीं, वो तो राजधानी। समझ में आया बात नहीं? तो वो राज्य नहीं। इसीलिए कोई विद्वान हो तो बहस नहीं करना चाहिए। समझ में आया बात कि नहीं है? विद्वान है तो तुम शांत रहो मामला, ठीक है? और उसकी बात सुनो। हम भी फंस गए थे एक बार, दिल्ली में जब पढ़ाते थे तो एक बड़े प्रोफेसर थे, जब बात हुई तो बोले और बढ़िया हो, हम कहाँ? तो बोले कहाँ से? हम इलाहाबाद से। तब तो इलाहाबाद नाम। तो बोले अच्छा इलाहाबाद, वहाँ तो प्रयाग यूनिवर्सिटी है। अब प्रयाग यूनिवर्सिटी हम देखे नहीं कभी, हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख कभी सुने भी नहीं। फिर हमने कहा कि वहाँ तो प्रयाग है ही नहीं। हम काफ़ी बहस कर गए उनसे इस बात। अब वो शांत हो गए। जो विद्वान व्यक्ति होता है वो शांति हो सकता है, बहस कौन करे? तो एक बार हम ममफोर्टगंज में हम जा रहे थे, एक पुराना मकान था काफी, उस पर एक बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था एक प्रोफेसर का नाम, नीचे लिखा था प्रयाग यूनिवर्सिटी। तब दिमाग ठनका के साला ये तो था पहले, और हम क्या, हमने जो है इतने बड़े लोग से क्या किया, बहस कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि जो होता है वो आप जानकारी में नहीं रहता है ना। अब तुमसे कोई कहे कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो तुम कहोगे 28 तो राज्य ही, 29 कहाँ से हो जाएगा सर? लेकिन 29वां राज्य था तेलंगाना। अब वो बात अलग है कि पूरी कहानी देखो तब तो समझ में आएगा ना। आए पूरी कहानी नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आया बात नहीं? हम कहें पाकिस्तान कहाँ है और लिखते हैं कि पूरब व पश्चिम दोनों में। अब तुम जानोगे कि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान, अब तो बैक हिस्ट्री बताना हो तो बड़ा दिक्कत आज। तो क्या हो जाए, या तो जानकारी रखो या शांत रहो। भैया शांत ही, ज्यादा बहस करना, हम खुद बताए अपना अनुभव, इसलिए हमने आपको बता दिया। चलो छोड़ो। स्थलमंडल शब्द किससे संबंध रखता है? भूपृष्ठ से। तो आसान कुछ समझ में आया बात नहीं? नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त क्या हो जाएगा? प्लानीमीटर। कई बार क्वेश्चन आया है, आसान क्वेश्चन। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? पिग्मेलियन पॉइंट। चलो। अन्नपूर्णा चोटी, पैक कर दूं? पैक करके दिखाऊं? कोई बात। ऊपर भास्ट गाड़ी हो गई हो। देख भैया, देख देख देख, ये तो आता है तुम लोग को इंदिरा पॉइंट। ये बताऊं शायद का समय कितना हुआ पहले ये देखने में। चलो कोई बात। बेटा भारत उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। समझ में आया बात? दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी, यही मोदी है इस समय, ध्यान लगाए हैं। पूर्वी की भी थू, समझ में आ गया? अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे गौर मोटा, गौर माता भी कहते हैं। समझ में आया? ये आपके भारत के चारों पॉइंट हैं। लेकिन हम लोग का आप जानते हो कि अंडमान निकोबार भी आइलैंड है, और ग्रेट निकोबार पे है इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 4 मिनट पर है। कितना? 6 डिग्री नॉर्थ, और ये 8 डिग्री, ये आपका 8 डिग्री। समझ में आ गया आपका? और ऊपर जाओगे तो 37 डिग्री 68 डिग्री, कभी फिर बताएंगे, अभी समय नहीं है। तो इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था? इसी को पारसन भी कहते हैं, ध्यान देना। अभी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था, कौन सा, क्या कहते हैं इसी को? पारसन। समझ में आ गया नहीं आ गया? या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक दूरी जाओगे, दौड़ लगाते हो, कितना चलोगे बताओ? 3214। कितना? और यहाँ से यहाँ 2933। ये आपका 29 2933, और यहाँ पे 3214। क्लियर बात समझ में आ गया नहीं आ गया? बहुत सी बातें हैं जो जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी तो केवल देखो। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में? अन्नपूर्णा चोटी किसमें, किस देश में है? भारत में है? नेपाल में। कहाँ पर है? हाँ, हिमालय की चोटी है ना? कौन सा?
नेपाल दिख रहा है ना तुम लोग को। नेपाल में जो चोटी है, पहली बात तो माउंट एवरेस्ट, जानते हो तुम लोग, है ना। शायद विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, माउंट एवरेस्ट, 8,800 कितना 48, सेटेलाइट से 50, चीन के द्वारा 44, तीनों आंकड़े लो। ऐसे 48 ही है अकॉर्डिंग टू चाइना, 44 और सेटेलाइट से 50। क्लियर बात, समझ में आया बात नहीं है। माउंट एवरेस्ट, ठीक ना, कहाँ पर है, नेपाल। नेपाल में इसके अलावा अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, मानासालू, चोयू, एपी, ये सब चोटियां भी हैं, ठीक है ना। महान हिमालय, सब महान हिमालय में, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अन्नपूर्णा किसकी चोटी है, तो महान हिमालय की है, और कहाँ पर है, नेपाल, ठीक ना। क्लियर बात। होने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या बताएं। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात तट पर बनाया जाता है। काहे, गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था, इसलिए। बोलो। अच्छा, कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। कांडला पत्तन के नमक का निर्यात होता है। गुजरात तट के निकट समुद्री जल की लवणता बहुत अधिक है। क्या होगा, 1 2 3 4, समझ में आ गया। कच्छ के रण में वर्षा कम होती, मानसून जा नहीं पाता है, इसलिए यहाँ वर्षा कम होती। जोग जलप्रपात किस नदी पर, शरावती। शरावती कहाँ गिरती है, बोलो। अरब सागर बंगाली खाड़ी किसमें गिरती है, शरावती नदी। देखो बेटा, यहाँ पर हमने बताया था बैगई नदी, उसके नीचे ताम्रपर्णी है, बैगई, पेरियार, समझ में आ गया। कावेरी, कावेरी नदी यहाँ तक पहुंचे हम लोग। भद्रा और तुंग के बीच में शरावती है, कर्नाटक में, कर्नाटक से ही निकलती है, वेस्टर्न प्लेटू के वेस्टर्न पार्ट से, और अरब सागर में गिरेगी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था जोग, लेकिन अब नहीं है, कुछ ही को ले, अब बदल गया, नई खोज हो गई। जोग को गैरसोप्पा कहा जाता था, या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये बात समझ में आ गया। तो आपका किस नदी पे आ जाएगा, शरावती। सदाबहार वनस्पति, बताओ, ये आसान क्वेश्चन है, तुम लोग बता लोगे। सदाबहार वनस्पति वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। कहा था कि तुम लोग बता दे जाओ, आसान। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ पे होती है, वहाँ पे एवरग्रीन वेजिटेशन, सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि हमेशा हरे हरे रहे, है ना। नासिक किस नदी के तट पर है, बोलो। हमने तुम लोग को क्लास में बताया कि नासिक का नाम नासिक काहे रखा गया। कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, कुछ बच्चे हमसे पढ़े नहीं हैं, वो बात अलग। देखो, नासिक वो स्थान है जहां पर सूर्पनखा की नाक काटी गई थी, इसलिए नाम क्या पड़ा, नासिक। वहीं पंचवटी है, ठीक है ना, समझ में आया बात कि नहीं आया। वहीं से पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ था। उसके दक्षिण में चले जाओगे थोड़ा, तो वहीं पे एक पंपा सरोवर है, इसका नाम पंपा सरोवर है, जहाँ पे किष्किंधा है, जहाँ पर सुग्रीव, काली, हनुमान जी वहीं मिले थे। समझ में आया बात कि नहीं आया। तो पंपा सरोवर, वहीं सबरीमाला मंदिर, समझे बात। और वहीं से जाके भगवान कन्याकुमारी पहुंचे, धनुषकोडी, वहां से सीधा श्रीलंका निकल गए, रामेश्वरम बनाया। तो ये अभी क्वेश्चन आया था, जब राम परिक्रमा, भगवान राम अयोध्या से चले थे 14 वर्ष भर में, सबसे पहले कहाँ पहुंचे, अयोध्या के बाद संगबेरपुर, सुना होगा तुम लोगों ने नाम। यहाँ से 50-60 किलोमीटर है संगबेरपुर, रंगी ऋषि की भूमि है संगबेरपुर, बहुत बढ़िया है, कभी जाके देखना। उसके बाद कहाँ आए, प्रयागराज, इलाहाबाद, आए के लिए बताओ, संगम में स्नान करने। भरद्वाज मुनि बसंग प्रयागा, ताहि राम पद अति अनुराग। भरद्वाज मुनि से पूछा कि हम जाएं कहाँ, किसी ने कहा यहीं रुक जाओ, उन्होंने कहा ना, यहाँ से पास है अयोध्या। परेशान हो गया, तब पूछा था उनसे, तब उन्होंने कहा कि यहाँ से थोड़े दूर पे 100 किलोमीटर पे चित्रकूट है। तो भगवान 12.5 वर्ष कहाँ रहे, चित्रकूट। चित्रकूट होते हुए
सीधा कहाँ पहुंचे? नासिक। नासिक किसकी भूमि थी? चित्रकूट किसकी भूमि है? प्रयागराज किसकी भूमि? भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ने प्रयाग बसाया, जिसपे आप हैं। तो यही नहीं जानते हैं, बहुत बड़ी बात। इलाहाबाद कुछ नहीं था पहले, कुछ नहीं, नथिंग। भरद्वाज मुनि ने आके कुटिया बनाई यहीं भरद्वाज पार्क के पास। पहले गंगा जी यहीं से बहती थी। और इलाहाबाद पहले था तो 6वीं शताब्दी में, लेकिन वो वत्स कहा जाता था, राजधानी कौशाम्बी। इधर नहीं। 16 महाजनपद पड़े होंगे, 8 उत्तर प्रदेश में। बाद में यहाँ आए, अकबर ने उसको रिप्लेसमेंट किया। समझ में आया बात? नैनी बसाया, नैनी से पहले नैनी ज़्यादा डेवलप था यहाँ पर। एक लंबी कहानी है, फिर तुम लोग समझो। तो यहाँ के बाद चित्रकूट गए। कौन से ऋषि? अत्रि। कौन सी? अनुसुईया का नाम सुना? माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, 3 लोग बल करके झूल रहे लालना। अब यहाँ की नहीं, पृथ्वी की नहीं, तीनों लोकों में सबसे अधिक पतिव्रता कौन? अनुसुईया। क्या दिया था सीता जी को? दिव्य वस्त्र, जो कभी गंदे नहीं होते। उसके बाद कहाँ गए? सबरीमाला। उसके बाद नासिक के बाद सबरी को नाम सुना है? सबरी को क्या दिया भगवान ने? बहुत कमजोर हैं आप लोग। सबरी को नवदा भक्ति। ये सब क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहे हैं तुम्हें, वो प्रवचन नहीं कर रहे हैं। प्रवचन तो करेंगे संगम पे बहुत जल्दी, चिंता मत करो। सबरी को नवदा भक्ति दी थी भगवान ने। अभी क्वेश्चन 3 बार पूछा गया। प्रथम भगति संतन के संगा। थोड़ा पढ़ा करो, मोबाइल ना देखा करो। सुनो, तो नासिक किस नदी के तट पर है? गोदावरी। ठीक ना? गोदावरी नदी को लाने का श्रेय ऋषि गौतम को जाता है, जिनकी पत्नी अहिल्या। समझ में आ गया नहीं आ गया? नासिक के 23 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु और महेश। ठीक है ना? अब दिक्कत यह है ना कि तुम लोग बेटा घूमे नहीं हो। हम कम से कम 20 राज्य तो घूम चुके हैं, इसलिए ज्यादा घूमेगा तो दिमाग में ज्यादा एकदम कंसेप्ट क्लियर है कहाँ से कहाँ जाना है ना? तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम गाड़ी जो बैंक में अपना डिपॉजिट करोगे। हमने अपना सब घूमने में खर्च कर दिया। समझ लो बात, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तपोवन जानते हो ना? विष्णु, वास्तव में विष्णु प्रयाग है। ठीक है? उत्तराखंड में धौली गंगा के उस पे आपका तपोवन है। कभी आप, बहुत खूबसूरत जगह है। उत्तराखंड जो गया होगा वो थोड़ा बहुत सुना होगा नाम। बाकी तुम लोग समझ लो कि तपोवन, ऋषि लोग तप करते थे तो नाम तपोवन पड़ गया। तपोवन प्लांट भी लगा है 560 मेगावाट वाला वहाँ, और वहीं टहरी है। कहानियाँ बहुत लंबी है, लेकिन सुनाने से कोई फायदा नहीं। पोंग बांध बोलो, किस नदी पर है? पोंग बांध। देखो, सिंधु नदी, सबसे नीचे सतलज। सबसे नीचे कौन सा? सतलज। इसमें एक नदी मिलती है ब्यास, कपूरथला में। कपूरथला का नाम सुना? कहाँ है? पंजाब में। रेल कोच फैक्ट्री है, और इन दोनों के संगम से इंदिरा गांधी नहर निकलेगी। तो सतलज नदी पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध। और ब्यास नदी पर कौन सा बांध है? ठीक है, समझ में आ गया? ऊपर जाओगे तो रावी, चिनाब और झेलम। नीचे क्या? सतलज, ब्यास, तीसरा कौन सा? रावी। उसके बाद चिनाब, उसके बाद झेलम। समझ में आ गया? सबका बाप है सिंधु, जिसके नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना? वैदिक काल में से कहा जाता था सतुद्री। सतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, परशुनी, रावी, अस्कनी, चिनाब, बितस्ता, झेलम। सिकंदर का नाम सुना? ब्यास पार नहीं कर पाया था। राजा पुरु का नाम सुना? अरे पोरस, सिकंदर ने पोरस को हराया था। कहाँ? पूछा था कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। क्या कहा था उसने? ये पता नहीं हमको। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? सही है ना? अच्छा ठीक। अंकलेश्वर तेल के लिए जाना जाता है, बहुत फेमस, गुजरात में। कहाँ पर है? अंकलेश्वर।
द्वारिका है गुजरात में, जानते होगे तुम। वहीं एक जिला है सिक्का। तो अंकलेश्वर बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया, किसके लिए? तेल, ठीक है ना। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मरुस्थल, महासागर, पर्वत, वन। भैया क्या कर रहे हो? प्रशांत महासागर अकेले सारे महाद्वीपों से बड़ा है। पैसिफिक ओशियन जो उसका क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कितना है, और महाद्वीप कितना है? 29%। प्रशांत अकेले सबसे बड़ा है, केवल प्रशांत। अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक की तो बात छोड़ो। तो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका है? महासागर। समझ में आया बात? पेयजल में रोगाणुनाशक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। ये तो रटंत वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रीतियां हमारे जल संसाधन में प्रदूषण के लिए मूलतः उत्तरदायी है? बताओ। पशुओं की खाद का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, रासायनिक पीड़कनाशक का अधिक प्रयोग, वनोन्मूलन। क्या होगा? प्रदूषण के कौन कौन कारक दिखाई दे रहे हैं? ये तो है ही भैया, प्रदूषण है ना ये, दूसरा ये भी है कि नहीं? और बताओ। पशुओं की खाद का प्रयोग होगा, मजबूरी है, चारों ठुके ना होगा तो करना पड़ेगा। वनोन्मूलन क्या कहलाता है? उन्मूलन मतलब बोलो, उन्मूलन बताओ। बेटा देखो यहाँ पे गौर से देखो, अभी भी हम इस क्वेश्चन को गौर से अभी देखे, अभी मतलब देखे नहीं, क्योंकि ऑप्शन 3 नहीं है इधर। सॉरी, देखो ये चारों ऑप्शन तो है नहीं, है ना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसार प्रदूषण के लिए उत्तरदायी क्या है, तो चूंकि एक तो लगाना पड़ेगा क्योंकि चारों में है। तो समझा गया? दूसरा तो है ही, कोई उसमें संदेह की बात ही नहीं। रासायनिक उर्वरक क्या करें, ये बात समझा गया? अब चारों हैं तो चारों ऑप्शन नहीं है, दिक्कत वाली बात है। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखो, इतना खेल है, इसी को तो एसएससी सीजीएल कहते हैं। वैसे पहला भी नहीं है, लेकिन एक पहला शर्त ये दिया है, गोबर से मीथेन बनेगी, जल प्रदूषित होगा, केमिकल तो नहीं हो रहा लेकिन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रासायनिक जो पीड़कनाशक हैं उनका प्रयोग। अब होने को तो अगर बहुत डेप्थ में जाएं तो तुमने देखा कि गिद्ध की संख्या कम हो रही, उस पर एक बहुत बड़ा निबंध है। गिद्ध को मतलब जो कुछ एक ऐसी दवा है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उसको खाने के बाद पशुओं की मृत्यु हो जाती थी। जब उसको गिद्ध क्या करता था, पशुओं को खाता था तो उसकी डेथ हो जाती थी। तो उसका भी रीजन मान सकते हैं। तुम लोग को अब जाने के चक्कर में वो समझ गए। अम्ल वर्षा बताओ, आसान है। सबसे खतरनाक बताओ। नाइट्रिक अम्ल, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। सबसे खतरनाक क्या हो जाएगा? होने को तो नाइट्रिक भी हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद क्या है? नाभिकीय विकिरण, अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? आंखें, फेफड़े, त्वचा, अस्थिमज्जा। बोलो। देखो पहली बात तो यह है कि फेफड़े पे होगा नहीं, अस्थिमज्जा पे होगा नहीं, होगा किस पे? त्वचा पे। और लेकिन आंखों को देखोगे तब तो होगा ना, आंखों को देखोगे नहीं तो, देख लोगे तो अंधे हो जाओ, लेकिन देखा ही नहीं तो त्वचा पे तो वो असर डालेगा, घर के रहो अंदर रहो या रेडिएशन होगा। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा आपका? त्वचा हो जाएगा। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन नहीं है। राम, ये तो रटंत क्वेश्चन है, बोलो।
राम सर जानते हो ना, वेटलैंड, आर्द्र भूमि। राम सर कन्वेंशन कब मनाया जाता है, रामसर दिवस बताओ। तो रटे है तुम लोग, रटे हो। वायुमंडल में ओजोन की कमी, हाँ बताओ, तो किससे जोड़ा गया बोलो। तो HCFC, HCFC फ्रीऑन गैस है, इसका प्रयोग बहरहाल बंद हो चुका है, लेकिन इसका ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। कल तो नहीं है पेपर, अब साइंस का कराएंगे।